हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डीएनए के ओरिजिन, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल कैसे बना, डीएनए के सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से संबंधित एक्सपेरिमेंट्स और डीएनए की पैकेजिंग तक की बात हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन से। तो अब बेटा देखते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत डीएनए जो है अपने ही जैसा नई कॉपी तैयार कर लेता है। तो डीएनए का अपने ही जैसी नई कॉपी तैयार करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। और ये माना जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हाफ पार्ट जो है डीएनए का अपना हो और हाफ पार्ट जो है नया बने, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है। डीएनए का मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है जैसे एडेनिन है तो एडेनिन के सामने थायमिन लगे, ग्वानिन के सामने साइटोसिन लगे। अगर यहाँ पर जो है थायमिन है तो इसके सामने एडेनिन, और अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो इसके सामने अगर साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन लगे। तो दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंटरिटी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इसके पीछे रीजन क्या है, इसका सेमी कंजर्वेटिव होने के पीछे रीजन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग को मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग का मतलब जैसे कि एडेनिन के सामने अगर एक स्ट्रैंड में, अगर सपोज करिए कि ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, ये पैरेंटल स्ट्रैंड है, या जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है। तो अगर टेम्पलेट में एडेनिन है तो यहाँ पर थायमिन, अगर थायमिन है तो एडेनिन, अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन, और अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन। ये जो है रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी होता है। तो इस कारण से हाफ पार्ट तो डीएनए का अपना होता है और हाफ पार्ट जो है नया सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल करते हैं। मिशेल्सन और स्टाहल नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। और यूकैरियोट्स में, अच्छा, हालांकि जो है इन्होंने जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है बेटा, मिशेल्सन एंड स्टाहल ने जो प्रूव किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें उन्होंने जो काम किया था वह प्रोकैरियोट्स पर, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया पर काम किया था। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को घुमा दें और पूछें कि किसने जो है यूकैरियोट्स पर देखा था, तो यूकैरियोट्स पर देखा था टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने किस पर देखा था, विल्सिया फाबा नाम के प्लांट पर। ठीक है ना, विल्सिया फाबा नाम के प्लांट पर इसको देखा था, इसलिए इसको फाबा बीन भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिस्ट करते हैं। पहला तो स्टाहल एंड मिशेल्सन के एक्सपेरिमेंट पर है, और दूसरा जो है टेलर्स के एक्सपेरिमेंट। टेलर ने इसको जो है यूकैरियोट में बताया था, जबकि मिशेल्सन एंड स्टाहल ने इसको प्रोकैरियोट में बताया था। ठीक है बेटा, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। इस बात को प्रूव किसने किया था, इस बात को प्रूव किया था मिशेल्सन एंड स्टाहल ने। तो मिशेल्सन एंड स्टाहल ने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि नाइट्रोजन 15 लिया, जो कि एक हैवी नाइट्रोजन होता है, और इस नाइट्रोजन 15 का इन्होंने कल्चर तैयार किया। और उस कल्चर में इन्होंने एक्चुअली कल्चर तैयार करने के लिए जो केमिकल लिया था वह था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
इसको इन्होंने जो है इस कल्चर NH4Cl के कल्चर में इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया। तो इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया जो है कि सारे DNA जो है कई जनरेशन के बाद वह नाइट्रोजन 15 बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया और सारा DNA कैसा बन गया, हैवी नाइट्रोजन वाला हो गया, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, हैवी DNA नाम दिया। अब ये हैवी DNA को वाले बैक्टीरिया को जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जब इसको सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या होता है कि चीज़ें जो मिक्सर की होती हैं वो लेयर में अरेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटी। तो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक केमिकल यूज किया था सीजियम क्लोराइड, इस पर भी क्वेश्चन बनता है बेटा, CSCl सीजियम क्लोराइड इन्होंने यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए। तो इन्होंने पाया कि ये नाइट्रोजन 15 जो है बेस में सेटल डाउन हो रहा है, यानी कि ये हैवी है ये। फिर इन्होंने क्या किया कि इस N15 वाले बैक्टीरिया को उठा करके एक नॉर्मल कल्चर यानी कि N14 वाले कल्चर में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया और 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी डिवाइड होकर के डबल हो जाती है। तो 20 मिनट बाद इन्होंने क्या किया, 20 मिनट बाद उसका फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो ये पाया कि जो DNA हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, वो बीच में मिल रहे हैं, ठीक है ना, न तो ये हैवी रह गए न तो लाइट रह गए, दोनों के बीच के हो गए। तो इसको नाम दिया इन्होंने क्या, ये हाइब्रिड DNA कहा। यह N15 और N14 का मिक्सचर है, यानी हाइब्रिड DNA है। फिर इन बैक्टीरिया को फिर अगले 20 मिनट के लिए छोड़ा। तो ओरिजिनल से 40 मिनट बाद इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पर अब जो है 2 लेयर मिली। एक लेयर ऐसी थी जो लाइट बैक्टीरिया के थी जो कि ऊपर थे, और एक लेयर ऐसी थी जो बीच में थी, और हैवी DNA नहीं दिखा इन्हें। तो इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा, इन्होंने एक हाइपोथेसिस ये बनाई कि DNA जैसे ये हैवी DNA है तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स में जो है नाइट्रोजन 15 है। जब दोनों स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 है तो अब उसके बाद जैसे यह स्ट्रैंड भी नाइट्रोजन 15 का हो गया और यह स्ट्रैंड भी नाइट्रोजन 15 का हो गया। तो अब क्या हुआ कि अब इसके बाद जब इसको छोड़ा गया 20 मिनट के लिए मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ, तो क्या हुआ कि इसमें एक स्ट्रैंड तो N15 वाला रहा ही, लेकिन दूसरा स्ट्रैंड जो बना हुआ N14 वाला बना। तो इस तरीके से जो है फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब छोड़ा तो पाया कि इसमें एक जो DNA था, इसमें दोनों जो है N14 वाले बन रहे हैं, इसमें दोनों N14 वाले बन रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों जो है लाइट हो जा रहे हैं और ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, हाइब्रिड हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो हमारे पास जो 4 DNA मिल रहे हैं सेकेंड जनरेशन में, उनमें से 2 हाइब्रिड और 2 लाइट DNA वाले हैं। तो यह बात इंडिकेट करता है कि DNA रेप्लिकेशन के दौरान हाफ पार्ट तो प्रिजर्व रहा, फिक्स रहा, और सिर्फ हाफ पार्ट ही जो है बना है नया। तो इस मेथड को कहते हैं क्या, DNA का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर DNA रेप्लिकेशन। अब DNA रेप्लिकेशन के लिए जरूरी एंजाइम्स क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो मेन एंजाइम जो NCERT ने जिक्र किया है वह है आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना बेटा। होते तो कई एंजाइम है लेकिन आपके क्वेश्चन मेनली NCERT से ही आएंगे, इसलिए हम लोग NCERT के ही दिए हुए कंटेंट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला एंजाइम आपका होता है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये एंजाइम जो है DNA को, पुराने DNA स्ट्रैंड को एक टेम्पलेट जैसा यूज करके नए DNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और इसका जो एक्शन जो होता है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में हमेशा काम करता है। और इसीलिए ये एंजाइम क्या करता है कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है ऑन व्हाट, ऑन द 3' to 5', 3' से 5' वाले टेम्पलेट पर, 3' से 5' वाले टेम्पलेट पर क्या करता है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनाता है, जबकि 5' से 3' वाले स्ट्रैंड पर, टेम्पलेट पर, यह एक डिसकंटिन्यूअस चेन बनाता है, ठीक है। तो इस कंटिन्यूअस चेन को हम लोग कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस चेन को बोलते हैं कंटिन्यूअस चेन या लीडिंग चेन, जबकि जो नया दूसरा स्ट्रैंड पर जो चेन बनता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको हम लोग लैगिंग चेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो
डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत जहाँ से होती है, जिस पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरी। ओरी मीन्स व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है ओरी। ओरी वह पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। इसमें होता क्या है, अगर आप देखिए तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए के हेलिक्स को ओपन करता है, ठीक है ना। डीएनए पहले क्वाइल्ड है, तो उस क्वाइल्ड डीएनए के हेलिक्स को ओपन करने का काम किसका होता है? हेलिकेज एंजाइम का होता है। फिर उसके बाद दूसरा एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज, ठीक है। दूसरा एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है बेटा? ये जो है, ये डीएनए को, जो हेलिकेज ने डीएनए हेलिक्स को ओपन किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो है ओपन किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट किया था हेलिक्स को ओपन करने के लिए। और टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि इट रिलीजेस द टेंशन, ये स्ट्रैंड से जो है टेंशन को रिलीज करता है ताकि स्ट्रैंड जो है सीधी हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए और रेप्लिकेशन प्रोसेस को आसानी से किया जा सके इस पर। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है क्या? प्राइमेज नाम का एक एंजाइम आता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है। और वो क्या करता है? वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज माना जाता है, जो क्या करता है? आकर के प्राइमर की सिंथेसिस कर देता है। प्राइमर क्या होता है बेटा? प्राइमर एक आरएनए कंपोनेंट होता है, जो प्राइमर जरूरी होता है फॉर द एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम तभी काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब उसे आरएनए टेम्पलेट का एक बेस मिले, ठीक है बेटा। तो वह आरएनए टेम्पलेट की सिंथेसिस से कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? वो प्राइमर्स हैं। अब क्या होता है? अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें भी जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 होते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है। आकर के वो क्या करेगा कि वह न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। और जिसका नाम जो है, जैसा मैंने बताया था कि इसका वर्क कैसा होता है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में हमेशा काम करेगा। तो यदि आप देखिए तो यह जो स्ट्रैंड है यह क्या है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होने की वजह से इस पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है वह कंटिन्यूअस काम करता जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वह क्या है? वह 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम है और इधर क्या है? इधर 3 प्राइम है, ठीक है ना। इधर 3 प्राइम है। तो अब इस पर जो ये जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है बेटा? वह छोटे छोटे टुकड़ों में इस डायरेक्शन में काम करेगा हमेशा। इतना छोटा टुकड़ा बना लिया, फिर जो है फिर इतना छोटा टुकड़ा बना लिया, फिर इतना छोटा टुकड़ा बना लिया। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये काम करेगा। यहाँ पर टुकड़ों में जो है न्यू डीएनए की सिंथेसिस करेगा। तो ये डीएनए के टुकड़े कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये डीएनए के टुकड़े क्या कहलाते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड पर बने हुए, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर बने हुए डीएनए के टुकड़े हैं, ठीक है। ये डीएनए के टुकड़े क्या नाम दिया गया इन्हें? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है ये आपस में अटैच होते हैं बाय द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये बात जो है देखिए यहाँ पर नोट किया गया है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है? यह जो है डीएनए के टुकड़ों को, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो डीएनए के टुकड़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद दूसरा एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है? वो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करता है। और इसके बाद दूसरा आता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1, जो क्या करता है? वह इसको प्रूफ रीडिंग करके देखता है कि कहीं रॉन्ग मैचिंग तो नहीं की गई है। ये प्रूफ करने के लिए कि चूंकि जो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल है उस रूल को ये चेक करता है, करके देखता है कि एडेनिन के सामने थायमिन ही जुड़ा है या यूरेसिल जुड़ गया। कभी कभी गलती से एडेनिन के सामने यूरेसिल जोड़ दिया जाता है आरएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा।
तो उस गलत सीक्वेंस को काट करके हटाने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। तो बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ दिखाई गई है कि इस तरीके से जो रेप्लिकेशन फार्क बनता है, जो रेप्लिकेशन फार्क बनता है, उस फार्क पर यदि आप देखिए तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जबकि ये क्या है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम भाई आप क्या देख रहे हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती चली जा रही है, और लेकिन इस पे जो स्ट्रैंड बन रही है वो टुकड़ों में बन रही है। तो ये टुकड़े आपस में जो है फिर बाद में डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाएंगे ताकि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड तैयार हो सके। ये प्रश्न पूछता है कि ये टुकड़े में क्यों बनता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और इसकी पोलैरिटी जो है वो खुद में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इसलिए यहाँ पर जो है डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स डायरेक्शन में चलता है और टुकड़ों में जो है डीएनए को बनाता है। ठीक बेटा, चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों डीएनए से आरएनए क्यों बनना चाहिए भाई? क्योंकि जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वह तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि प्रोटीन फॉर्मेशन ना हो, और जब तक वह एमआरएनए के रूप में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक प्रोटीन फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो उसे एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। आओ देखते हैं कैसे वो एमआरएनए में कन्वर्ट करता है उसे। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इज द कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन को ले आना ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। इसमें होता क्या है कि डीएनए में चूंकि डबल स्ट्रैंड है, जैसा अभी आपने देखा कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलली अरेंज रहते हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड में से ओनली अ सेगमेंट ऑफ जीन इज ट्रांसक्राइब। केवल एक ही सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, केवल एक ही सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है, और जो ट्रांसक्राइब होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं, और जो नहीं ट्रांसक्राइब होता है उसे क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग क्या, ठीक है ना, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। उस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, चूंकि पूरे सारे के सारे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, वह सेगमेंट क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में क्या होते हैं? 3 पार्ट हैं। पहला क्या है? प्रमोटर। ठीक है ना, प्रमोटर में क्या होता है कि प्रमोटर ये हमेशा 5 प्राइम एंड की तरफ रहता है, जिससे हम लोग कहते हैं क्या? अपस्ट्रीम। 5 प्राइम एंड की तरफ होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? 5 प्राइम एंड को अपस्ट्रीम कहते हैं। और यह वह जगह होती है जहां से जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। इसी पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और उसका एंटी पैरेलल 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसका एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो 3 to 5 वाला क्या कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, जबकि 5 to 3 वाला क्या कहलाता है? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, जबकि सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये प्रमोटर है, आपके अपस्ट्रीम पर है। ठीक है ना, और ये क्या है? ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो टर्मिनेटर कहाँ होता है? ये 3 प्राइम एंड पर है, जो कहाँ होता है? डाउन स्ट्रीम पर होता है। ठीक है, टर्मिनेटर वह पॉइंट है जहां पर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाता है, रुक जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जाकर के बेटा रुक जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनेटर कहते हैं। प्रमोटर वह पॉइंट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है जुड़ता है। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन में ये टेम्पलेट हो गया, कौन सा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि डीएनए स्ट्रैंड्स, देयरफॉर, अच्छा एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि इसका भी जो वर्क होता है आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है।
आरएनए पॉलीमरेज भी, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम कर रहा था, ठीक उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करेगा। इसीलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अपोजिट वाला क्या कहलाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। हालांकि कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है ना, कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। प्रमोटर जो है यह एक वह पॉइंट होता है जो पॉइंट जहां से जो है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देता है और इट डिफाइंस द टेम्पलेट स्ट्रैंड को ये डिफाइन करता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कहाँ से शुरू होगा। ठीक बेटा, तो आओ चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे जो है प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए भाई, एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है 3 स्टेप्स हो जाते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, फिर उसके बाद आता है इलोंगेशन, पहला, दूसरा, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि प्रोकैरियोट्स की यदि हम बात करें तो इसका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह इनिशिएशन का काम अकेले नहीं कर सकता है। हालांकि इलोंगेशन अकेले वो कर सकता है लेकिन इनिशिएशन वो अकेले नहीं कर पाता है। उसे एक इनिशिएटर फैक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जो सिग्मा फैक्टर इसे जो है आरएनए प्रमोटर साइट पर ले जाकर के अटैच करेगा ताकि वो अपना काम प्रोसीड कर सके, शुरू कर सके। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे होता है, इसमें प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। यहां पर ये देखो, यहां पर डायग्राम को ध्यान देंगे आप लोग। ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होना है, 3 to 5 वाले का, क्योंकि यही क्या होता है, यही टेम्पलेट होता है। 3 to 5 वाला ही क्या है, टेम्पलेट है। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि इनिशिएशन प्रोसेस के लिए आपका आरएनए पॉलीमरेज जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज का ही एक पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज, और सिग्मा फैक्टर इसी का पार्ट है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को ले जाकर के प्रमोटर साइट से अटैच कर देगा। जैसे ये प्रमोटर साइट से अटैच होगा तो और उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ले जाकर के अटैच करना शुरू कर देगा। तो अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। सिग्मा फैक्टर फिर बाहर निकल आया और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलोंगेशन। ये धीरे धीरे आरएनए चेन जो है बनना शुरू हो गई। यह प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये टर्मिनेटर को ना पहुंचे। जैसे ये टर्मिनेटर पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तुरंत जो है, ये टर्मिनेटर पॉइंट है, जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो यहाँ पर रो फैक्टर आकर के, रो फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर फैक्टर, रो फैक्टर आकर के तुरंत जो है इसके आरएनए पॉलीमरेज को निकाल देगा बाहर। जब आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल गया तो आरएनए जो है आपका मिल गया। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें तो आसान है। ठीक है, और इस पे जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चंस कहाँ छिपे हैं, देखिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कहाँ पर छिपे हैं। तो पहला आपको ये जानना है कि इसमें इन प्रोकैरियोट्स द mRNA strands translation during elongation process as there is no need of processing। स्प्लाइसिंग की जरूरत इसमें नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि mRNA स्टार्ट्स ट्रांसलेशन ड्यूरिंग द इलोंगेशन। इलोंगेशन एक तरफ से होता रहेगा और एक तरफ से ट्रांसलेशन भी होता रहता है, प्रोटीन भी बनता रहता है, इसीलिए उनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी फास्ट होता है इसीलिए। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आप देखिए, दूसरा क्या है कि
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। ये क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कपल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा इसमें प्रोकैरियोट है ऑप्शन में। ठीक है। दूसरा क्या है कि टर्मिनेशन की यदि हम बात करें, टर्मिनेशन ऑफ mRNA इज डन बाई RNA पॉलीमरेज द्वारा। RNA पॉलीमरेज तब जो है टर्मिनेशन करेगा जब उसे रो फैक्टर मिलेगा, रो फैक्टर आ जाएगा और वहीं से जो रो फैक्टर उसे निकाल देगा बाहर, टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस जो है रुक जाएगा। दूसरी बात आती है कि सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन डीएनए का वह सेगमेंट जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाने की क्षमता रखता है, मींस रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज सिस्ट्रॉन। दूसरा कहना है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए कई पॉलीपेप्टाइड बनाता है। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए कई पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, क्योंकि उस पर कई पेप्टाइड के लिए कोडिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। लेकिन जब यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट में जो है वह मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में क्या होता है, वह मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। क्यों? क्योंकि इट इज कोडेड फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडेड होता है। ठीक बेटा। तो अब यूकैरियोट्स में ये चूंकि मोनोसिस्ट्रॉनिक है और इसकी जीन्स में एक्चुअली होता क्या है कि इसको स्प्लिट जीन्स कहते हैं। क्यों स्प्लिट जीन्स कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सान और इंट्रांस अल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं, जिनमें से एक्सान जो है, एक्सान जो है यह एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है, जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि इंट्रांस जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंट्रांस और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए जब हमारा ट्रांसक्रिप्ट बन करके तैयार होता है यूकैरियोट्स में, तो वह ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है क्या, HNRNA, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर RNA। ठीक है। आओ हम बताते हैं यहाँ पर कि जैसे ये ट्रांसक्रिप्ट हमारा बन करके तैयार हुआ, यहाँ पर जो है 3 to 5 वाले का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट बन करके तैयार हुआ उसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें एक्सान और इंट्रांस दोनों हैं, एक्सान और इंट्रान अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ऐसे RNA को हम लोग क्या कहते हैं, HNRNA, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। HNRNA जिसका पूरा नाम होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। ठीक बेटा, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। तो यह RNA बन करके भी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं, इसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है। ट्रांसलेशन होगा भी तो बस एक्सान का होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीपेप्टाइड के जो सीक्वेंसेस बनेंगे वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे टुकड़े जो है प्रोटीन फॉर्मेशन कर नहीं सकते हैं, इसलिए बन करके ही बेकार होता है। तो यहाँ पर करना पड़ता है स्प्लाइसिंग। क्या करना पड़ता है बेटा? स्प्लाइसिंग क्यों करनी पड़ती है? ताकि जो है इंट्रांस को रिमूव करके सिर्फ एक्सान्स को ऐड किया जाए, ताकि फंक्शनल RNA की सिंथेसिस की जा सके। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है बेटा? स्प्लाइसिंग में आपका कैपिंग एंड टेलिंग दो प्रोसेस होता है। कैपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे देखिए कैपिंग है, जैसे जब बन रहा होता है ट्रांसक्रिप्ट, तभी जो है उसकी कैपिंग हो जाती है। पहले तो 5 प्राइम एंड ही बनता है, तो उस 5 प्राइम एंड पर मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो आपको MGPP लिखा है, इसका पूरा नाम है मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ पर ऐड हो जाता है? 5 प्राइम एंड पर। ठीक उसी तरीके से 3 प्राइम एंड पर पॉली एडिनाइलेटेड रेजिड्यू, ये देखिए इसमें लिखा है ना, पॉली एडिनाइलेशन है। तो ये यहाँ पर जो कि इसको हेड मानते हैं, इसलिए मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 प्राइम एंड पर ऐड होना कहलाता है कैपिंग। और वहीं पर
पॉलीएडिनाइलेटेड रेजिड्यू को 3 प्राइम एंड पर ऐड होना कहलाता है टेलिंग। तो एक कैपिंग और टेलिंग ये दो प्रोसेस जो है इसमें होते हैं, और उसके बाद एक इंट्रांस जो है कट करके निकल जाता है और एक्जांस आपस में जुड़ करके कंटिन्यूअस स्ट्रैंड तैयार कर लेते हैं। ठीक बेटा, तो इसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है कि क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज। 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो क्या करता है आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो क्या बनाता है mRNA बनाता है, और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि tRNA बनाता है। ठीक है ना, tRNA या 5S rRNA या snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इन सबों की सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इस पर भी क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन सा जो है आरएनए बनाता है। स्प्लाइसिंग एंड HNRNA, इसमें क्या होता है कि mRNA की प्रोसेसिंग होती है। यूकैरियोट में जो mRNA बना, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसमें एक्सान इंट्रॉन दोनों होंगे, तो प्रोसेसिंग के दौरान एक्सान्स को काट करके निकाल करके उसे जोड़ देना है आपस में और इंट्रांस ताकि रिमूव हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो आओ यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि स्प्लाइसिंग में कैपिंग और टेलिंग दो पार्ट होता है। तो कैपिंग वाले पार्ट में क्या होता है कि इन कैपिंग मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है, और टेलिंग में क्या होता है कि लगभग 200 to 300 एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज जो है का एक ग्रुप तैयार करते हैं और उसको ले आकर के 3 प्राइम एंड पर अटैच कर देते हैं। ठीक बेटा, तो इससे क्या होता है कि नाउ द HNRNA विल टर्न इनटू द mRNA वो टर्न हो जाएगा, और नाउ इट में पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब बेटा देखते हैं हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हमें जानना है जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड जानने के लिए बेटा हमें देखना है कि जेनेटिक कोड होता क्या है। एक्चुअली ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है ना, जैसे U, यह क्या हो गया? यह U नाम का एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यह 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप बन गया, या UAC। तो ये तीनों क्या हैं? अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, लेकिन इनका एक ग्रुप क्या कहलाएगा? एक कोडान कहलाता है। कोडान को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से इंफॉर्मेशन को अमीनो एसिड के पॉलीमर तक पहुंचाना है, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कैसे हो पाएगा? जबकि ये पता चले कि mRNA पर क्या है। तो mRNA पर क्या है? कोड्स हैं, उन कोड को कोई पहचान करने वाला हो और उन्हें जो है प्रोटीन उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन अटैच करने वाला हो वहाँ पर। तो यहाँ पर 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन केवल 4 टाइप्स के ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। वो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स कौन हैं? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 4 तरह के ही हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब इनको कैसे कोडान के रूप में बदला जाए, तो इसके लिए जॉर्ज गैमो नाम के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने कहा था ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और 3 के ग्रुप में अरेंज हैं, तो इसलिए इनका अगर टोटल नंबर निकालना हो तो 4 to the power 3, इट मीन्स 4 into 4 into 4, और ये टोटल नंबर हो जाता है 64। टोटल 64 कोडान का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना, उन्होंने टोटल 64 कोडान्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये देखिए ये जॉर्ज गैमो आ गए। अब अगर हम देखें साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, तो साइलेंट फीचर ये कहता है कि ये कोडान ट्रिपलेट होते हैं। 3 का ग्रुप है तो ट्रिपलेट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आउट ऑफ 64 कोडान 61 तो अमीनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं, जबकि 3 जो है वह किसी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होते हैं। उन्हें हम लोग स्टॉप कोडान कहते हैं, जैसे UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होते हैं, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होते हैं।
ठीक बेटा। अब चलो, अब तीसरी बात आती है इसमें कि ये कोडान्स, वन कोडान कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड, वन कोडान कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। एक कोडान एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड होता है। यह कॉन्सेप्ट क्या है? यह कहलाता है अनएम्बिगुअस। ठीक बेटा, इसे क्या कहते हैं? अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक। ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग, इस पे क्वेश्चन है। अनएम्बिगुअस मीन्स क्या है? अनएम्बिगुअस मीन्स स्पेसिफिक की वन कोडान इज कोडेड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका हो जाता है डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या इंडिकेट करती है? डीजनरेसी इंडिकेट करती है कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान द्वारा कोडेड हो सकता है। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान द्वारा कोडेड हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीजनरेसी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डीजनरेसी कहेंगे। इसका डीजनरेसी नेचर होता है। और कोडान इज रेड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन। इसको एक कंटिन्यूअस फैशन में रीड करते हैं, ठीक है ना, विदाउट पंक्चुएशन, बिना किसी कामा फुल स्टॉप के इसको कंटिन्यूअसली इसको रीड करते हैं। ठीक बेटा। तो ये 64 कोडान होते हैं, ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, जिनमें से 61 फंक्शनल होते हैं, 3 स्टॉप होते हैं। स्टॉप है UAA, UAG और UGA। ठीक है। ये अनएम्बिगुअस होते हैं, इट मीन्स स्पेसिफिक होते हैं, ये डीजनरेट होते हैं और इन्हें बिना किसी पंक्चुएशन के रीड करते हैं। अगर कोडान को देखा जाए तो कोडान जो है मैक्सिमम केसेस में आपको यूनिवर्सल मिलेंगे। ये भी इसका फीचर है, यूनिवर्सल। जैसे UUU इज कोडेड फॉर फिनाइल एलेनिन। ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोडेड होता है, ठीक है ना, फ्रॉम बैक्टीरिया टू द ह्यूमन बींग्स। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इस पे क्वेश्चन देखेंगे बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सम एक्सेप्शंस आर देयर इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडान्स और प्रोटोजोन्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन में कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, बाकी जगहों पर आपका वह फिनाइल एलेनिन के लिए कोडेड मिलेगा। ठीक है। AUG का डुअल फंक्शन होता है बेटा। AUG का डुअल फंक्शन होता है। वह क्या डुअल फंक्शन है कि AUG इज कोडेड फॉर मेथियोनिन, आल्सो इट एक्ट एज इनिशिएटर कोडान। ये मेथियोनिन के लिए कोडेड होता है और इसे इनिशिएटर कोडान के नाम से भी जानते हैं। इनिशिएटर कोडान के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर AUG नहीं है, AUG अगर नहीं है तो AUG के प्लेस पर एक दूसरा कोडान भी काम कर सकता है इनिशिएशन का, वह है GOG, जो कि वैलिन के लिए कोडेड होता है। यह स्पेशल केस बनता है, ठीक है। नहीं तो वैसे AUG ही जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। कोडान बनाने का तरीका जो जॉर्ज गैमो द्वारा जो दिया गया था, इसमें जैसे ये फर्स्ट लेटर की पोजीशन है, ये सेकेंड लेटर की पोजीशन है, थर्ड लेटर की पोजीशन है। फर्स्ट लेटर जैसे U है, सेकेंड U है और थर्ड इधर से आपको लेना है। तो पहला इधर से ले लिया U, दूसरा उसी तरीके से UC। इस तरीके से जो है ये कोडान्स बनाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे UUC और UUC, ये दोनों किसके लिए कोडेड हैं? फिनाइल एलेनिन के लिए। UUA और UUG ये कोडेड हैं किसके लिए? ल्यूसिन के लिए कोडेड है। उसी तरीके से ये चार के चारों UCU, UCC, UCA और UCG ये किसके लिए कोडेड हैं? सेरिन के लिए कोडेड हैं। इस तरीके से बीच में आप जो है UAA, UAG और UGA जो कि स्टॉप कोडान्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे इसे, ये कैसे जो है कोडान्स ये बनाए जाते हैं। इन कोडान्स को लेकर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि किसने इसको सिंथेसाइज किया, कैसे ये पता चला। तो इसके लिए आते हैं मार्शल नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं। मार्शल नीरेनबर्ग ने इसको सेल फ्री कल्चर में, इसको इनविट्रो कंडीशन में इसको जो है बनाया। कोडान्स को जो है, न्यूक्लियोटाइड्स को इन्होंने सिंथेसाइज किया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, इन्होंने भी न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस किया था और इन्होंने एक्चुअली 2 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड लिए थे बस, और उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को यूज करके इन्होंने जो है एक टेम्पलेट तैयार किया था। वह न्यूक्लियोटाइड कौन है? पहला है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा था उनका डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये 2 उन्होंने लिया और लेकर के इन्होंने तैयार किया। तो उन्होंने क्या सीक्वेंस तैयार किया था? उन्होंने सीक्वेंस तैयार किया था ACACACA।
तो एक कोडान ये हो गया, एक कोडान ये हो गया और एक कोडान ये हो गया। ये 3 कोडान उन्होंने इस तरीके से सिंथेसाइज किए। तो उन्होंने ACAC अल्टरनेटिवली अरेंज किया। उसके बाद इनको 3 कोडान मिले। अब ये तीनों कोडान किसके लिए कोडेड थे? तो ये ACA ये किसके लिए कोडेड था? ये थ्रियोनिन के लिए कोडेड था। और ये ACA कोडेड फॉर थ्रियोनिन, और जबकि CAC वाज कोडेड फॉर हिस्टिडीन, ये हिस्टिडीन के लिए कोडेड था। इस तरीके से इन्होंने जो बनाया वो क्या बनाया? थ्रियोनिन, हिस्टिडीन एंड देन थ्रियोनिन अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड वाज डन बाय नीरेनबर्ग एंड हरगोबिंद खुराना। इन दोनों ने जो है इस नेचर के इस जो है मिस्ट्री को इन्होंने सुलझाया। इन्होंने बताया कि ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है। नॉन-सेल्स कोडान आप जान ही चुके हैं, जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होते, जिसे आप लोग स्टॉप कोडान के नाम से भी जानते हैं। और अब ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आओ चलो हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन है क्या। उससे पहले एक वोबल हाइपोथेसिस है। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ये क्रिक द्वारा प्रपोज किया गया था। क्रिक ने ये पाया कि जो कोडान्स होते हैं उनमें जो शुरुआत के जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए शुरुआत के 2 न्यूक्लियोटाइड्स कॉमन होते हैं, लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड ही चेंज करता है। जैसे इन्होंने देखा था कि एलेनिन अमीनो एसिड के लिए GCU और GCC और GCA, तो इसमें यदि हम देखें तो बस ये U, C और A बस यही वेरिएबल है, बाकी GC तीनों में कॉमन है। तो इन्होंने कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स तो कॉमन होते हैं, लास्ट वाला ही सिर्फ वेरी करता है। फिर एक बात आती है बेटा, सेवेरो-ओकोआ नाम का एंजाइम। सेवेरो-ओकोआ नाम का एंजाइम क्या करता है? सेवेरो-ओकोआ नाम का एंजाइम वह न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर सकता है विदाउट टेम्पलेट। एक्चुअली नीरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने जो डीएनए सिंथेसिस किया, उसके लिए जो है नीरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने जो डीएनए सिंथेसिस किया उसके लिए टेम्पलेट की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर जो है सेवेरो-ओकोआ नाम के एंजाइम द्वारा सिंथेसिस करने के लिए किसी डीएनए टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। वह बिना टेम्पलेट के सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है ना, विदाउट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सिंथेसिस कर सकता है। वोबल हाइपोथेसिस को मैंने बताया कि जो कि क्रिक ने दिया था, और जिस हाइपोथेसिस के अनुसार ये बात कही जाती है कि थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ जेनेटिक कोड इज वोबल, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक नहीं होता है वह चेंजेबल होता है, वह वेरिएबल होता है उन अमीनो एसिड के लिए जो है एक से ज़्यादा कोडान द्वारा कोडेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एलेनिन जो है वह 3 कोडान द्वारा कोडेड है। वह तीनों कोडान्स क्या हैं? वो तीनों कोडान्स जो हैं आपके, वो तीनों कोडान की यदि हम बात करें तो वह आपका तीनों कोडान है बेटा, देखो GCU, GCC और GCA। तो इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ जो है यूरेसिल, साइटिडिन और एडेनिन, बस इसी में जो है वेरिएशन आ रहा है। ठीक है ना, U, C और A में वेरिएशन आ रहा है, बाकी GC सब में कॉमन है। इसी को उन्होंने वोबल हाइपोथेसिस कहा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं हम लोग म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी अगर जो है डीएनए टेम्पलेट में किसी नए जीन का एंट्री कर दिया जाए या किसी जीन को काट करके रिमूव कर दिया जाए तो डीएनए का जो पूरा सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इसमें ये बात कही गई है आपके इंसर्शन एंड डिलीशन को लेकर के। ठीक है, और यह म्यूटेशन कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा बेटा कि या तो पूरा का पूरा फ्रेम ही शिफ्ट कर जाएगा। कैसे, कब शिफ्ट करेगा? जब उसमें कुछ नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या उससे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को निकाल लिया जाए, माइनस कर दिया जाए। जैसे अगर आप एनसीईआरटी में अपने देखेंगे तो वहाँ पर आपका एक लिखा है कि राम हैज़ रेड कैप, और फिर उसमें क्या करता है कि वह बीच बीच में जो है इसमें यहाँ पे एंट्री करता जाता है। किसका? यहाँ पे एंट्री कर देता है वो बी का एंट्री किया तो क्या हो गया? राम हैज़ बी
REDCA और P। फिर इसमें एंट्री किया किसकी, I की एंट्री किया, तो हो जाएगा ये राम हैज़ BI EDCAP। और फिर अगर इसमें एंट्री कर दिया किसकी, इसमें G ऐड कर दिया, तो ये हो गया राम हैज़ बिग रेड कैप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक नया वर्ड इसमें ऐड हो गया, बिग, धीरे धीरे आकर करके। तो ये एडिशन की वजह से पूरा सेंटेंस जैसे बदल गया, ठीक उसी तरीके से जो है अगर न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा तो पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस जो है डीएनए का बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यह एक ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए एडिशन किया जा रहा है, यहाँ पर एडिशन किया जा रहा है। एडिशन में क्या करके ऐड कर दिया गया, ए ऐड कर दिया गया। ए एडिशन होने के कारण जहाँ जैसे यहाँ पर ए ऐड हुआ, यहाँ पर क्या ऐड हुआ, ए ऐड कर दिया गया। ए ऐड होते ही देखिए पूरा का पूरा सीक्वेंस बदल गया। जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर जो क्या लगना था, हिस्टीन लगना था, अब उसकी जगह पर क्या लग गया, थ्रियोनिन लग गया। उस तरीके से अब आगे का पूरा सीक्वेंस बदल गया, सेरीन 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 हो गया सब। यानी कहने का मतलब कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड का बस एडिशन हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोटीन का सीक्वेंस ही बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा टीआरएनए की। टीआरएनए को हम लोग जो है एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि यह अमीनो एसिड को कैरी करता है। इसे हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल रहता है, पड़ा रहता है ऐसे ही। और इसे जो है जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट आने से पहले ही इस आरएनए को जो है खोजा जा चुका था, ठीक है। और इसमें जो है अगर हम देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसका स्ट्रक्चर जनरली जो है इसमें 3 लूप दिखाई देते हैं। तो यह जो है इसको हम लोग क्लोवर लीफ जैसा मानते हैं, लेकिन रियल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन्वर्टेड एल जैसा होता है। इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड एल जैसा होता है। अगर आप देखिए एक राइबोसोम टीआरएनए को, तो टीआरएनए का देखिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन वह अरेंज इस तरीके से हुआ है कि वो डबल स्ट्रैंड जैसा अपीयर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पर क्या होता है, CCA पॉइंट होता है। यह CCA पॉइंट यहीं पर जो है अमीनो एसिड बाइंड होता है, यहीं पर अमीनो एसिड बाइंड होता है। यह अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसे कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। दूसरा जो है इसे कहते हैं TYC लूप। TYC लूप होता है किसके लिए, फॉर द राइबोसोम। ये राइबोसोम के साथ बाइंड होता है। दूसरा उसके अपोजिट जो साइड होता है वह होता है DHU लूप कहलाता है। ये DHU लूप क्या करता है, यह एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज बाइंडिंग साइट होता है, जिसे एंजाइम बाइंडिंग साइट कहते हैं। यहाँ पे क्या जुड़ता है, एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम जुड़ता है। और जो लास्ट वाला जो ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट के जस्ट अपोजिट जो लूप है, यह लूप बनाता है एंटीकोडान। एंटीकोडान क्या होता है बेटा, यह जो कोडान जो टीआरएनए एमआरएनए पर जो प्रेजेंट होते हैं उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उसके अपोजिट होते हैं। जो टीआरएनए एमआरएनए पर जो कोडान प्रेजेंट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर AUG यह किसके लिए है, यह मेथियोनिन के लिए है। यह एक कोडान है, तो इसका एंटी कोडान क्या बनेगा, इसका एंटी कोडान बनेगा UAC। UAC क्या होगा, इसका एंटी कोडान होगा, इसका एंटी कोडान होगा जो कि टीआरएनए पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो है ये एंटी कोडान प्रेजेंट होगा। जैसे UAC अगर एंटी कोडान है तो वह एंटी कोडान यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ताकि जाकर के वह उसी पर्टिकुलर कोडान के साथ अटैच हो। ठीक बेटा।
अब हम लोग आते हैं बेटा ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि mRNA पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जो कोड्स प्रेजेंट है mRNA पर, उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है अमीनो एसिड्स को आपस में जो है अरेंज करने के बाद पॉलीपेप्टाइड बांड द्वारा उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो सके। तो एक्चुअली यह प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस अमीनो एसिड्स को जो है डायरेक्ट अटैच करना पॉसिबल नहीं होता। उन्हें अटैच करने के लिए उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक्टिवेट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड या चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ले आकर के फिर टीआरएनए से अटैच करते हैं, इसलिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जैसे ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड पहले एटीपी के साथ अटैच होगा और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, अमीनो एसिड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस काम करेगा यहाँ पर। तो अब ये जो है बन जाएगा अमीनो एसिड प्लस एएमपी प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और यह पूरा कॉम्प्लेक्स अब जो है टीआरएनए के साथ काम करेगा। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स टीआरएनए के साथ काम करेगा, ठीक है ना। अब ये टीआरएनए के साथ काम करेगा। अब ये टीआरएनए के साथ, अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। ये अमीनो एसिड अब टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, ठीक है ना। तो चार्जिंग होने के बाद अब ये चार्ज टीआरएनए को जब हम टू सच चार्ज टीआरएनए अगर आपस में पास में आएंगे तो उनका जो है अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, ठीक बेटा। आओ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब राइबोसोम का क्या काम होता है। तो राइबोसोम के दो अलग सब यूनिट्स होते हैं। ये फ्री स्टेट में जब रहता है तो इसके लार्जर और स्मॉलर दोनों सब यूनिट अलग होते हैं, ठीक है। जब दोनों सब यूनिट अलग होते हैं, लेकिन जब इसे एक एमआरएनए मिलता है तो एमआरएनए मिलते ही तुरंत जो है ये दोनों सब यूनिट जो है आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो है इनिशिएशन प्रोसेस को शुरू कर सकें, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकें, ठीक है। कैसे होता है? अच्छा, यही प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोम जो है एंजाइम जैसा भी काम करता है। बेटा यहाँ पर भी क्वेश्चन है देखो आपका कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आरएनए एक एंजाइम जैसा भी काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? राइबोजाइम। उसमें से कौन सा आरएनए है? देखिए 23S rRNA इन बैक्टीरिया एक्ट एज द एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज व्हाट? राइबोजाइम, जिसे हम लोग राइबोजाइम के नाम से जानेंगे, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसमें क्या होता है कि एडिशनल सीक्वेंसेस इसमें रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होना होता है वह हमेशा, जैसे ये स्टार्ट कोडान हो गया AUG और स्टॉप कोडान हो गया मान लीजिए आपका UAA। इसके अलावा जो पार्ट भी है इसमें, जो एडिशनल पार्ट है, वह एडिशनल पार्ट कहलाता है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। यह हो जाता है UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं, इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन है।
UTRs are present at both ends, 5 prime end before the start codon and 3 prime end after the stop codon। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया UTR क्या है। अब ट्रांसलेशन के दौरान क्या होता है कि राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडान टू कोडान, कोडान टू कोडान राइबोसोम मूव करता है और अमीनो एसिड्स को जो है ऐड करता जाता है। ठीक है ना, अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐड करता जाता है। आओ हम लोग देखते हैं इसमें कैसे ये करता है काम। जैसे देखो ये दोनों राइबोसोम्स फ्री हैं, दोनों सब यूनिट्स जो है राइबोसोम के फ्री हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट दोनों फ्री हैं। ये आपका चार्ज्ड टीआरएनए है विद द यूएसी। यूएसी क्यों? क्योंकि यह एंटी कोडान किसके लिए है? ये मेथियोनिन के लिए है। मेथियोनिन क्या है? मेथियोनिन का कोडान क्या होता है? एयूजी होता है। एयूजी, एयूजी क्या है? यह स्टार्ट कोडान होता है बेटा। ठीक है, अब जैसे ही यह टीआरएनए के टच में आया, देखिए ये यूटीआर इसके हैं, जैसे ये एयूजी हो गया, यह यूटीआर हो गया, यह यूटीआर हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन हो गया, यह यूटीआर हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही जो है ये अब दोनों राइबोसोम के टुकड़े जो है आकर के यहाँ पर आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद इसमें क्या होगा, यह एयूजी कोडान के जस्ट ऊपर आकर के क्या अटैच हो जाएगा? मेथियोनिन कंटेनिंग चार्ज टीआरएनए आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। जैसे अभी अटैच हुआ, अब ये प्रोसेस आप इनिशिएशन शुरू हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इनिशिएशन प्रोसेस। अब इसी तरीके से दूसरा फिर आएगा, दूसरा टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए आएगा, वो अटैच होगा। जैसे ही दोनों टीआरएनए अटैच होंगे, उनके अमीनो एसिड्स आपस में टच में आएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड बनाते ही यह आरएनए फ्री हो जाएगा, टीआरएनए फ्री हो जाएगा और ये फ्री टीआरएनए फिर जो है बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा और नया ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनती रहेगी और फाइनली क्या होगा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है ना, इलॉन्गेशन प्रोसेस में क्या होगा कि टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स वन बाय वन टू ऐड टू पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करने के लिए वन बाय वन उन्हें लाता रहेगा। दूसरा क्या होगा, टर्मिनेशन में क्या होगा कि रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडान। जैसे ही स्टॉप कोडान आएगा तो स्टॉप कोडान के लिए तो कोई अमीनो एसिड होता नहीं है, तो स्टॉप कोडान को पर पहुंचने के बाद यह ऑटोमेटिकली वहां से डिसोसिएट हो जाएगा, ये पेप्टाइड जो है निकल जाएगा बाहर, फिर वो नया पेप्टाइड के लिए फिर से सिंथेसिस शुरू करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन की यदि हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जीन रेगुलेशन कैसे होता है? तो जीन रेगुलेशन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन की जरूरत क्यों होती है? ताकि फंक्शन को, जीन के फंक्शन पर एक कंट्रोल किया जा सके, मेटाबॉलिज्म पर एक कंट्रोल किया जा सके। तो अब कंट्रोल करने के लिए यूकैरियोट की यदि हम बात करें तो इसे कई लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें 4 लेवल की बात की गई है। पहला लेवल आता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, कि ट्रांसक्रिप्शन को ही मत होने दीजिए, ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। प्रोसेसिंग को रोक दीजिए, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उसके बाद स्प्लाइसिंग को रोक दीजिए। अगर स्प्लाइसिंग आप रोकने में सफल हो गए तो भी आप जो है इस प्रोसेस में इसको रोक लेंगे। ठीक है ना, जीन के एक्सप्रेशन में को रोक लेंगे। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए अगर स्प्लाइसिंग हो ही गई तो अब जो है उसे न्यूक्लियस से बाहर निकलने से रोक दीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। अब उसे न्यूक्लियस से बाहर निकलने से रोक लीजिए। अगर आप न्यूक्लियस से बाहर निकलने में रोक ले रहे हैं तब भी आप जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे। मान लीजिए अगर बाहर निकल ही आया तो अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो उसके लिए चौथा स्टेप होता है, वो है ट्रांसलेशन स्टेज। ट्रांसलेशन स्टेज में क्या होता है कि प्रोटीन फार्मेशन मत होने दीजिए। जब प्रोटीन फार्मेशन नहीं होगा तो भी आप प्रोसेस को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटीन फार्मेशन हो ही गया तब आप उसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल, ये ट्रांसक्रिप्शनल जो के इनिशिएशन को ही हम लोग कंट्रोल करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को ही कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए पूरा एक ग्रुप होता है, जीन का एक पूरा सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरान कहते हैं। ये ओपेरान मॉडल जो है, ठीक है, जीन रेगुलेशन का ओपेरान मॉडल है। ठीक है, जिस ओपेरान मॉडल में एक होता है रिप्रेसर प्रोटीन, जिसे हम लोग आई प्रोटीन कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है बेटा? देखिए यहाँ पर
लैक ओपरान मॉडल है, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको फिगर्स इसको। इसमें यह रिप्रेसर प्रोटीन होता है, आई प्रोटीन, जिसे हम लोग आई कहते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है बेटा कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है mRNA बनाता है, जो mRNA ऐसा प्रोटीन बनाता है जो प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये इसे हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रेसर। आई मतलब होता है इनहिबिटर या रिप्रेसर जीन, पी मतलब होता है प्रमोटर जीन, ओ मतलब होता है ऑपरेटर जीन, और ये ZYA ये तीनों क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक बेटा, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आई जीन ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऐसा mRNA बनाएगा जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, और ऑपरेटर से बाइंड होने के बाद जैसा आप जानते हो कि पी पर प्रमोटर पर क्या ऐड होता है, RNA पॉलीमरेज, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस करा सके। अब यहाँ पर RNA पॉलीमरेज ऐड ही नहीं होगा, ऐड होकर के भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर RNA पॉलीमरेज यहाँ ऐड भी होगा तो उसके सामने एक बैरियर लगा हुआ है, जिस बैरियर के कारण वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। यहाँ पर जीन क्या हो गई, स्विच ऑफ हो गई, जीन जो है स्विच ऑफ है। लेकिन एक तीसरा एक कंपोनेंट इसमें एक पाया जाता है जिसका नाम है इंड्यूसर कंपोनेंट। इंड्यूसर कंपोनेंट क्या होता है, यह वह कंपोनेंट होता है जो कि जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बनती है उस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है बाइंड होकर के। रिप्रेसर वह सब्सटेंस होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन को, इंड्यूसर वह सब्सटेंस होता है जो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर इनएक्टिवेट हो गई, तो अब यहाँ पर RNA पॉलीमरेज जो यहाँ पर था वह अपना काम करेगा, RNA पॉलीमरेज अपना काम करेगा, और ये तीनों ZY और A ये तीनों क्या बनाते हैं, ये तब तीनों अपना जो है अमीनो एसिड्स बनाएंगे, अपना प्रोटीन बनाएंगे, अपना पहले अपना RNA बनाएंगे, फिर RNA से उनका प्रोटीन बनेगा। जैसे देखिए ये अब ये चूंकि पॉलीसिस्टानिक होता है, ये हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो पॉलीसिस्टानिक होता है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबा सा जो है आपका स्ट्रैंड मिल गया। अब इस स्ट्रैंड में से जेड वाला जो पार्ट होता है वह क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड वाले जीन से जो RNA बना है उस RNA से जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई वाले से क्या बनेगा, परमिएज, और ए वाले से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो जिसमें से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको ये क्या करता है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ेगा। परमिएज जो है सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाएगा, लैक्टोज के अपटेक को बढ़ाएगा, और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि इसमें जैसा आपने देखा अभी पीछे कि इनहिबिटर प्रोटीन जिसे हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरा होता है कि स्ट्रक्चरल, जो अगर हम जीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन में जो है क्या निकलता है, ZYA 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आई जीन की अगर हम बात करें तो आई इज कोडेड फॉर रिप्रेसर, Z is coded for beta galactosidase responsible for hydrolyzing the lactose into galactose and glucose, and Y gene is coded for permease enzyme which increases the permeability of cell membrane for beta galactosidase enzyme, और A gene जो है, A gene क्या बनाता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ठीक है ना, और all 3 genes are required for metabolism of lactose। ठीक है, और लैक्टोज जो है चूंकि जरूरी होता है, लैक ओपेरान नाम इसी से रखा गया, लैक्टोज के कारण ही रखा गया है। तो लैक्टोज जो है वह जरूरी होता है, थोड़ा अमाउंट में लैक्टोज का होना जरूरी होता है ताकि जीन का एक्टिवेशन हो सके। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो जीन काम नहीं करेगा, और वह कंडीशन कहलाएगी स्विच ऑफ कंडीशन। तो बेटा इस तरीके से आपने जो है इस चैप्टर के मेजर पॉइंट्स को देखा, जहाँ से आपके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, और आई होप आप लोग जो है उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जहाँ जहाँ से जो है क्वेश्चंस निकल सकते हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पर उन पॉइंट्स को जो है फोकस किया है, देखा है, और आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।